करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले जो है वो बहुत सारे हैं और कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे फॉर्मूले जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर यूज करना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा कि जब आप अपना फोन चार्ज में लगाते हैं तो उस समय क्या क्या चल रहा होता है? तो वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया यानी करंट का फ्लो हो गया और करंट का फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव में लिया जाता है और वहीं पर देखा जाए अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट में चल रहा होता है। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, बट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए और आज के इस लेक्चर में हम सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं ये तमाम टॉपिक के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, वोल्टेज एंड करंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज क्या है और उसमें क्या होता है? एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है और उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये नंबर आपको याद रख लेना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे नंबर हैं ये, 6.25 और 10 के ऊपर 18 जीरोस हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है और उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज में मौजूद है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा तो आपको 1 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 करना है और आपको करना एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि आपको यह नंबर भी याद ही रख लेना है जो कि है आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने डिवाइड किया है 1 से इस बड़े नंबर को, तो नंबर बहुत ही छोटा आ गया है और इसलिए पावर माइनस में हो गया है। ये दोनों अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसा कि हम अगले एग्जाम्पल में लेने वाले हैं। एग्जाम्पल यहां पर देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 कूलम ऑफ चार्ज। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो यहां पर हम फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो है Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला और यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको पता है कि एक कूलम में कितने चार्ज होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो 4 में कितने होंगे? हाँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर को तो आपका नंबर आ जाएगा 25 और पावर 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। बट लिखने का तरीका क्या होता है, 2.5 यानी डेसिमल आपने एक प्लेस हटाया है तो यहां पर 18 के जगह एक ऐड कर देंगे, 19 हो जाएगा। हालांकि ये भी सही है बट लिखने का एक्चुअल तरीका 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपको 4 कूलम ऑफ चार्ज में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करंट के बारे में। करंट क्या होता है? एक फ्लो ऑफ चार्ज है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और एक किसी कंडक्टर में अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में तो उसको हम करंट कहते हैं और यहां पर मेजर करने वाला डिवाइस है जो करंट को, वो होता है हमारा एम्पियर और ऐसा यूनिट यही एम्पियर हो जाता है करंट का और ए से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एम्पियर यानी एमीटर कहां पर कनेक्ट किया जाता है? सर्किट में वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये सारी कहानी आपको करंट के बारे में पता होनी चाहिए। और बात करें अगर हम कैलकुलेशन ऑफ करंट की तो उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई टी, क्योंकि अभी आपने देखा कि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का रेट निकाल दीजिए यानी चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा करंट। और इसीलिए करंट का फॉर्मूला Q बाई टी हो जाता है, जहां Q का मतलब है चार्ज इन कूलम्स, टाइम का मतलब है टाइम इन सेकेंड्स। तो ये सारा चीज आपको पता है तो आप नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ करंट या फिर टाइम
सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 18,400 कूलम। 18,400 कूलम अगर फ्लो हो रहा है एवरी आवर, हर घंटे में, तो आपको करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहां पर Q की वैल्यू जो कि यहां पर गिवन है 18,400 पुट कर देंगे और ये डिवाइड करेंगे आप 1 आवर से नहीं, 1 आवर में होने वाले सेकेंड से, जो कि है 3600, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, 3600 आपका सेकेंड आ जाएगा। और जब इस नंबर को डिवाइड करिएगा आपका लगभग 5.111 आ रहा होगा, तो 5.1 एम्पियर यहां पर आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप अगर आपको ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। आपको कॉपी पेन लेना है और इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से सॉल्व करना है मेरे से पहले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम यहां पर गिवन डेटा एज अ लिख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में हमारा गिवन डेटा क्या क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू यानी आई की वैल्यू गिवन जो है 4.5 एम्पियर आ जाएगी, और बताया है टाइम भी बताया है। अच्छा, टी की वैल्यू भी बताई हुई है 5 मिनट्स, तो ये भी हम लिख लेंगे। हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज विल पास थ्रू द दिस टाइम, कितना, तो यहां पर फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं I इक्वल टू क्यू बाय टी का फॉर्मूला यूज करने वाले। I की वैल्यू हमें गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, तो Q का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Q इक्वल टू I टाइम्स T, I इंटू T, जहां पर I की वैल्यू हम रख देंगे 4.5 और T की वैल्यू 5 मिनट्स। बट यहां पर एक कैच है कि भाई यहां पर 60 से भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो हमें टाइम मिनट में नहीं सेकंड्स में लेना है, इस बात का ध्यान जरूर रख लेंगे। तब आपके पास ये नंबर कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको इस पॉइंट को पॉइंट से हटा दीजिए और आपका 45 टाइम्स 6 इंटू 5 6 30 और 45 इंटू 30 आपका आंसर 1350। और क्योंकि चार्ज निकाला है आपने इसलिए SI यूनिट आपको कूलम में रखना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये टाइप का न्यूमेरिकल अब आपके लिए आसान हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो वोल्टेज क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हमें समझना है। जैसा कि आपको पता है कि करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, तो उस चार्ज को फ्लो कौन करा रहा है, उसके लिए कौन वर्क कर रहा है, तो वही है हमारा वोल्टेज। हर चार्ज पे जो वर्क किया जा रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं, और इसे बहुत सारी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड से भी आप देख पा रहे होंगे। तो जो यूनिट ऑफ वर्क है जो किया जा रहा है पर यूनिट चार्ज के लिए, उसे हम वोल्टेज कहते हैं। और इसको नापने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, जिसके अक्रॉस भी आपको वोल्टेज को मेजर करना है। एमीटर को हम सीरीज में करते थे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वोल्टेज का, तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज आपका फॉर्मूला बन जाता है। और वर्क किसमें होगा, SI यूनिट उसकी जूल होती है, और चार्ज तो पता ही है कूलम में होता है। वर्क अपॉन चार्ज हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाता है, और यही फॉर्मूला हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल क्वेश्चन से समझिए कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर क्या पूछा है, कैलकुलेट द वोल्टेज इफ द वर्क डन इज 3600 जूल एंड नंबर ऑफ चार्जेस आर 300 कूलम। तो यहां पर आपको पता है वर्क डन कितना हो रहा है और कितने चार्जेस हैं, तो आप यहां पर वोल्टेज का फॉर्मूला W/Q यूज करेंगे और वर्क के जगह पर 3600 जो कि गिवन है वो पुट कर देंगे, और यहां पर नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आपका आंसर यहां पर 12 वोल्ट आ जाएगा। और इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको यह समझ में आया है तो इसको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज 5 वोल्ट। वोल्टेज आपका गिवन है एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज भी आपको गिवन है। तो हमें यहां पर गिवन डेटा में क्या क्या लिखेंगे, हमारा यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 5 वोल्ट, एंड द नंबर ऑफ चार्ज
जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी गिवन है 2500 कूलम। अब हमें वर्क की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क अपॉन चार्ज का, और क्योंकि वर्क निकालने बोला है तो हमारा फॉर्मूला V इंटू क्यू हो जाएगा, जहां V की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे और Q की वैल्यू 2500 पुट कर देंगे। बस आपका आंसर यहां पर रेडी है, और 5 टाइम्स 25 125 हो जाएगा और 00। ये क्योंकि वर्क है तो इसका एसआई यूनिट जूल में आ रहा होगा। आई होप इस टाइप के सवाल अब आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हुए जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है जिगजैग मैनर में तो वहां पर उसको ऑफर हो रहा होता है रेजिस्टेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को दिक्कत क्रिएट करता है, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसी वजह से वायर हीट अप भी हो जाती है। और यही चीज अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कि ये एसआई यूनिट इसका ओम होता है, और ये ऑफर क्या कर रहा होता है, एक अवरोध पैदा कर रहा होता है, दिक्कत क्रिएट कर रहा होता है, किसके लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, यानी करंट के लिए। तो करंट को लिमिट करने वाला चीज को कह रहे हैं हम रेजिस्टेंस। इसका सिंबल कुछ इस जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट में, और अगर आप कंपोनेंट के रूप में देखें तो कुछ ऐसा टाइप का कंपोनेंट है जो कि लगाया जाता है। और बात करें अगर उसकी वैल्यू की, तो एक इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई होती है, बट एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही लो होती है। इसका रिलेशन करंट का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का रिलेशन दिया हमारे ओम्स लॉ ने। तो ओम्स लॉ क्या कहता है उनको देख लेते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा बात में अगर समझे, याद करने के लिए तो आपको ये लाइन याद करनी है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो कितना ज्यादा होगा वो डिपेंड करता है उसके वोल्टेज पर। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। और ये कब हो रहा होगा, तो वहां पर एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें करंट की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, और जहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा। और इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है I इक्वल टू V बाय R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी से तमाम कैलकुलेशन हम ओम्स लॉ पर कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसी पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं थ्रू अ रजिस्टर विच रेजिस्टेंस इज 40 ओम। 40 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट आपका 0.6 एम्पियर जा रहा है। तो आपको यहां पर वोल्टेज निकाल के बताना है। क्योंकि हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है V बाय R, तो हमें वोल्टेज का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट, यानी 40 इंटू 0.6 आप यूज करेंगे वैल्यू को, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा 24 वोल्ट्स का। तो यहां पर आपको ने कैसे फॉर्मूला देखा, V का फॉर्मूला निकाल लिया हमने, V का फॉर्मूला I टाइम्स R हो जाता है, और यहां पर हमें 24 वोल्ट एज अ आंसर मिल गया है। अगर आपको यह अच्छे से समझ में आया है तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। द करंट आपको यहां पर इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है 0.6 एम्पियर से 2.4 एम्पियर तक, while maintaining the same voltage जो कि है 24 वोल्ट। What will be the new resistance? न्यू रेजिस्टेंस क्या रहा होगा। देखिए करंट यहां पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा आसान से हम लोग सॉल्व कर पाए। तो यहां पर कुछ तो रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, जिसकी वैल्यू R थी, वो नहीं मालूम, बट यहां पर जो वोल्टेज सोर्स था वो कांस्टेंट है, जो पहले था वो आज भी है, और अब रेजिस्टेंस कुछ नया हो गया है तो R न्यू लिख रहा हूं मैं, और यहां का वोल्टेज वही V होगा, क्योंकि वोल्टेज को क्या बोला गया है, मेंटेन सेम वोल्टेज 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट यहां भी है, 24 वोल्ट यहां भी है, बट स्टार्टिंग में करंट कितना जा रहा है, 0.6 एम्पियर का करंट जा रहा है, बट वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 2.4 हो गया। मतलब इस सर्किट में अब कितना करंट जा रहा है, 2.4 एम्पियर का करंट जा रहा है।
तो यहां पर आर ओल्ड अगर पूछे पुराना रेजिस्टेंस कितना था और नया रेजिस्टेंस जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है वो कितना होगा, तो आप आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हैं क्योंकि हमें V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पता है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यहीं से V बाय आई कर लेंगे और वोल्टेज यहां पर गिवन है 24 डिवाइडेड बाय यहां पर I की वैल्यू 0.6। तो ये वैल्यू कटने के बाद आपकी 6 4 जा यानी 40 ओम आ जाती है। अगर यहां पर अब रेजिस्टेंस न्यू निकालना है, आर न्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी V बाय आई कर लेंगे। ये ओल्ड की वैल्यू हो गई और V बाय आई अब क्या है हमारा V 2.4। तो ये पॉइंट हटा और ये वैल्यू हो गई 10 ओम की। तो आप देख रहे हैं पुराना रेजिस्टेंस 40 ओम का था बट न्यू रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का होगा। यहां पर अगर थोड़ा लॉजिक लगाते तो आप ये आंसर और भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? यहां पर देखिए 6 कितने टाइम्स हुआ है, 0.6 इंटू 2.4 पे चला गया, यानी कितने टाइम्स हुआ, तो 4 टाइम्स का यहां पर इंक्रीज दिख रहा है। करंट कब इंक्रीज होगा? जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। करंट कब इंक्रीज होगा? जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो कितने गुना रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज 4 टाइम्स का देखने को मिला होगा। तो यहां पे देखिए अगर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की है तो 4 टाइम्स कम कर दिया है, तो हमारा 10 ओम इसका आंसर हो गया है। बट आपको फॉर्मूला भी कैसे लगाना है वो भी समझ में आ गया होगा और कैसे सॉल्यूशन लाना है वो भी आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि हमको डिस्कस कर लेना चाहिए, जो कि है वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। आपको पता है फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर होता है और अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूला की बात करें तो V बाय आई का रेशियो है। यानी अगर हमें वोल्टेज पता है और करंट पता है तो हम उसका रेशियो निकाल के रेजिस्टेंस निकालते हैं। और अगर आपने पढ़ा है स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy बाय dx, यानी चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो यहां पर आपके y एक्सिस में क्या है? वोल्टेज है और अगर करंट एक्सिस जो x एक्सिस में है वो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपको स्लोप क्या देगा? स्लोप यहां पर देता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? स्लोप से निकाल रहे हैं। और किसका स्लोप ज्यादा है? R1 का स्लोप ज्यादा है या फिर R2 का स्लोप ज्यादा है? तो इस केस में R1 का स्लोप ज्यादा है, इसीलिए रेजिस्टेंस ऑफ R1 ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R2 होगा। ये चीज आपको समझना है। और जब भी वोल्टेज का एक्स एक्सिस में नहीं वाई एक्सिस में हो तभी ऐसा करेंगे। अगर वोल्टेज यहां है, करंट यहां है, तब ये केस भी उल्टा पड़ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और यहां पर आपको स्लोप से रेजिस्टेंस बहुत बार पूछ देता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया और जो भी फॉर्मूला हमने आज सीखे हैं वो आप अब आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं कुछ और फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।